नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। हरियाणा में इसी साल आगामी कुछ महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव जितना जितना करीब आता जा रहा है, राजनीतिक दलों में उतनी उतनी हलचल भी तेज होती जा रही है। यही कारण है कि अभी से ही हरियाणा में सियासत गरमाई हुई है और सियासी गहमागहमी काफी तेज है। सत्ताधारी दल बीजेपी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस तो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन राज्य के अन्य क्षेत्रीय दल भी अपनी अपनी सियासी गोटियां सेट करने में लगे हैं। इसके लिए हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस से इतर एक तीसरा मोर्चा माने थर्ड फ्रंट तैयार किए जाने की कवायद चल रही है। इस तीसरे मोर्चे की ओर एक नया कदम बसपा प्रमुख मायावती की ओर से भी बढ़ाया गया है। दरअसल मायावती की बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि INLD के बीच गठबंधन हुआ है। इसके तहत INLD के अभय चौटाला गठबंधन का चेहरा होंगे और पार्टी 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि मायावती की बसपा को 37 सीटें दी गई हैं। INLD के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा का कहना है कि गैर भाजपा व गैर कांग्रेस पार्टियों को INLD BSP अलायंस को मजबूत करना चाहिए। इन दोनों ही पार्टियों का हालिया लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, जबकि हरियाणा में कांग्रेस लगातार बढ़ रही है। इसका असर लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि 2014 और 2019 में पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा की 90 में से 42 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो बढ़त ली थी, जबकि बीजेपी 44 सीटों पर आगे थी। 4 विधानसभा क्षेत्रों में आप ने लीड ली थी। INLD और बसपा का प्रदर्शन शर्मनाक रहा था। INLD जहां 1.74% वोट ला पाई थी, वहीं बसपा को महज 1.28% वोट मिले थे। ऐसे में इन दोनों ही पार्टियों के आपस में गठबंधन से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। हालांकि ऐसा माना जाता है कि दोनों पार्टियों ने जाट और SC वोट में बिखराव रोकने के मकसद से ये गठबंधन किया है। राज्य में जाट 25 और अनुसूचित जाति SC के 20% मतदाता हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों ही कभी किसी एक पार्टी के पक्ष में एक मुश्त मतदान नहीं करते, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इस लोकसभा चुनाव में जाट और SC दोनों ने कांग्रेस को एक मुश्त वोट दिया। इसी वजह से कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की। बसपा और INLD के बीच हुए गठबंधन के जरिए हरियाणा में एक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की जा रही है। छोटे दलों की कोशिश है कि भाजपा और कांग्रेस से अलग एक तीसरा मोर्चा बनाया जाए। हालांकि ये कोशिश कितनी सफल होगी, इसको लेकर अभी संदेह है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि शिरोमणि अकाली दल भी इस तीसरे मोर्चे का हिस्सा बन सकती है। शिरोमणि अकाली दल यानी कि SAD की हरियाणा में INLD से दोस्ती रही है और इसका ये कहना भी है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये किसी पार्टी से रणनीतिक साझेदारी पर विचार कर सकती है। लेकिन प्रदेश की एक प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी दुष्यंत चौटाला की JJP के किसी भी गठबंधन में शामिल होने की संभावनाएं काफी कम मालूम पड़ती हैं। JJP के अपनी मूल पार्टी INLD के साथ गठबंधन की संभावना ना के बराबर है। इसके अलावा इस तीसरे मोर्चे में मेहम से स्वतंत्र विधायक बलराज कुड्डू की हरियाणा जनसेवक पार्टी, पूर्व भाजपा सांसद राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी CPI और CPM भी गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। लेकिन इन सबका जनाधार इतना कम है कि कोई बड़ा अंतर ला पाने की इनकी क्षमता शक के घेरे में ही रहेगी। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर के चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसका ऐलान भी कांग्रेस व आप दोनों ही की ओर से किया जा चुका है। हालांकि आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। दरअसल हरियाणा में प्रमुख मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होना है, जिसमें फिलहाल अभी तक कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है। इसका कारण यह है कि सत्ता में रहने के चलते बीजेपी के खिलाफ एंटी गवर्नेंस का माहौल है। वहीं दूसरी ओर पार्टी में बची अंदरूनी कलह भी बीजेपी को प्रदेश में नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हरियाणा में लगातार अपना कद बढ़ा रही है। कांग्रेस जमीनी स्तर पर जाकर काम कर रही है और लोगों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटें जीतने के साथ ही अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हरियाणा में 28.51% वोट मिले थे, जबकि इस बार उसे 43.67% वोट मिले हैं। बीजेपी को पिछली बार 58.21% वोट मिले थे, जबकि इस बार उसका वोट प्रतिशत घटाकर 46.
1-1% हो गया है। यही कारण है कि कांग्रेस उत्साहित है और विधानसभा में भी सत्ता में अपनी वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों का अगर डिटेल में विश्लेषण करें तो ये पता चलता है कि हरियाणा के ग्रामीण और जाट समुदाय की बहुलता वाले इलाकों में कांग्रेस को समर्थन मिला है, जबकि शहरी इलाकों में बीजेपी आगे रही है। जाट बहुल लोकसभा सीटों सोनीपत, रोहतक और हिसार में बीजेपी को हार मिली है, जबकि शहरी इलाकों की सीटें जैसे करनाल, फरीदाबाद, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र में बीजेपी जीती है। लोकसभा चुनावों में प्रदेश के 90 लोकसभा सीटों में से भाजपा 44 सीटों पर आगे रही, जबकि 46 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई थी। कांग्रेस ने 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, इनमें से वो 42 विधानसभा सीटों और आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की 4 विधानसभा सीटों पर आगे रही। लेकिन अब आप और कांग्रेस अकेले लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। लोकसभा चुनावों के इन आंकड़ों से साफ है कि कांग्रेस ने बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दी है। यही कारण है कि बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनावों में भी घबराई हुई है, जबकि कांग्रेस बहुत उत्साहित है और इसने जो है वो इसीलिए भी अभी से ही चुनाव प्रचार को भी अनाधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। कांग्रेस पिछले काफी वक्त से हरियाणा में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हुई है। लोकसभा चुनावों के बाद CSDS लोक नीति के द्वारा कराए गए पोस्ट पोल सर्वे ने बीजेपी की चिंताएं और भी बढ़ा दी हैं। इस सर्वे से पता चलता है कि कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनावों में बीजेपी के गैर जाट वोटों में सेंध लगाई और बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, पंजाबी और अन्य पिछड़ा वर्ग, यादव और गुर्जर के वोट हासिल किए, जबकि भाजपा ने अपने अपर कास्ट के वोट बैंक को बरकरार रखा। हालांकि उसे ओबीसी वोट बैंक के मामले में बड़ा नुकसान हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार ये 29% तक गिरा है। सर्वे के मुताबिक ऐसा लगता है कि इसका बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पास चला गया। इसी का नतीजा रहा कि कांग्रेस यहां 0 से 5 सीटों पर पहुंच गई, तो वहीं बीजेपी को 50% सीटों का जो है वो सीधा नुकसान हो गया। इस सर्वे से ये भी पता चलता है कि कांग्रेस ने इस बार ओबीसी वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी की है। सर्वे के मुताबिक हरियाणा में ओबीसी के आधे से ज्यादा मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया है। हरियाणा में परंपरागत रूप से अनुसूचित जाति के वोट बसपा और भाजपा के बीच बंटते रहे हैं। लेकिन इस बार दलित समुदाय के लोगों में से हर 3 में से 2 ने कांग्रेस को वोट दिया है। इसके अलावा जाट वोट भी कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है, क्योंकि हर 3 में से 2 जाट ने पार्टी को वोट दिया है। ये आंकड़े बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सर्वे के इन आंकड़ों से और भी उत्साहित है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से लगभग स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करती है तो नायब सिंह सैनी ही उनके सीएम टेस होंगे। नायब सिंह सैनी के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी की ओर से ये भी साफ कर दिया गया है कि भाजपा सत्ता में आने पर फिर से किसी गैर जाट को ही प्रदेश की कमान सौंपेगी। ऐसे में गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाने का दाव जो है वो बीजेपी के लिए कितना कारगर होगा, ये तो फिलहाल एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रदेश में जाट समुदाय की एक बड़ी हिस्सेदारी है। हरियाणा में जाट समुदाय की आबादी 22 में से 25% है। साफ है कि गैर जाट समुदाय 75% है। बीजेपी को उम्मीद थी कि गैर जाट समुदाय से उसे समर्थन मिलेगा, लेकिन CSDS लोकनीति के द्वारा कराए गए पोल सर्वे से पता चलता है कि कांग्रेस गैर जाट वोटों में सेंधमारी करने में कामयाब रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए आगे का रास्ता जो है वो बहुत मुश्किल दिखाई देता है। जाट वोटों पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के पास हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रूप में एक बड़ा और सशक्त जाट चेहरा है, जबकि बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों ही पदों पर गैर जाट नेताओं को नियुक्त किया हुआ है। बीजेपी ने हाल ही में मोहनलाल बडौली को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ब्राह्मण समुदाय से आने वाले मोहनलाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने चुनाव से पहले एक बड़ा दाव खेला है, ब्राह्मणों को लुभाने का प्रयास किया है। हालांकि ये प्रयास जो है वो कितना सफल होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। हरियाणा में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो किसानों की नाराजगी है, क्योंकि किसान पूरे 5 साल लगभग बीजेपी के खिलाफ आवाज ही उठाते रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच लगातार ठनी रही। यही कारण है कि किसानों की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को विधानसभा चुनावों में भी भुगतना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी के उम्मीदवारों को किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। किसान आंदोलन के दौरान और महिला पहलवानों के यौन शोषण का मुद्दा जब हावी हुआ था, तब भी बीजेपी को आलोचना का सामना करना पड़ा था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल किसानों के गुस्से से निपटने की है। फिलहाल हरियाणा में चुनावी पारा अब हाई हो चुका है और आए दिन सियासी घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बीजेपी में खलबली मची हुई है, उससे यही लगता है कि इस बार हरियाणा में बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूरी तरह से उत्साहित है। देखते हैं जनता किसे सिर मोर पहनाती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।